नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के लघु सचिवालय से। करनाल सेक्टर 12 का लघु सचिवालय आप देख सकते हैं कि मेरे बिल्कुल पीछे लघु सचिवालय है और लेफ्ट हैंड साइड पर आप देख सकते हैं कि तहसील कार्यालय है। ये वही तहसील कार्यालय है जिस तहसील के तहसीलदार के ऊपर गैंग रेप का मामला दर्ज किया गया है और इसमें जिन लोगों को शामिल किया गया उनमें करनाल के प्रताप स्कूल के जो मालिक हैं अजय भाटिया उनका नाम है, करनाल के तहसीलदार राजबख्श उनका नाम है, प्रताप स्कूल की जो प्रिंसिपल डायरेक्टर हैं उनका नाम है। लेकिन दोस्तों, हर मामला झूठा नहीं होता, हर मामला सच्चा नहीं होता। जिस महिला ने ये शिकायत दी है उसका नाम हम आपको नहीं बता सकते क्योंकि कानूनी पेचीदगियां हैं, लेकिन कानून ऐसा है कि आरोपियों के नाम बताए जा सकते हैं जो कि हमने आपको बता दिए। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि जो ये मामला दर्ज किया गया है करनाल पुलिस द्वारा, इसकी सच्चाई क्या है। मैं आपको बता दूं कि गैंग रेप या रेप के किसी भी मामले में अगर पुलिस के पास कोई शिकायत पहुंचती है तो उसे बिना किसी देरी के दर्ज किया जाता है, एफआईआर को तुरंत दर्ज किया जाता है और फिर ये पुलिस के ऊपर डिपेंड करता है कि पुलिस पहले उस मामले की जांच करती है या पहले आरोपियों की गिरफ्तारी करती है। इस समय करनाल के लगभग 20 लाख से जो ज़्यादा लोग हैं उनकी नज़रें इस मामले के ऊपर बनी हुई हैं और सबसे ज़्यादा जो सवाल हैं वो इसलिए उठ रहे हैं कि मीडिया इस मामले में खुलकर सामने क्यों नहीं आ रहा। हालांकि जो प्रिंट मीडिया है उसमें आज खबरें छप चुकी हैं क्योंकि प्रिंट मीडिया कल रात का ये मामला है और आज प्रिंट मीडिया में इस बारे में सब कुछ छपा हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ चैनल ने रात को ही इस खबर को फ्लैश कर दिया था। लेकिन हमने इस मामले पे पूरे दस्तावेज कलेक्ट किए हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, ये पूरा मामला उस महिला को पीड़िता बताता है या ये उस महिला को आरोपी बनाता है। जी हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या वो महिला इस मामले में पीड़िता है या वो महिला इस मामले में आरोपी है। सवाल ये भी है कि एक स्कूल संचालक जिसके स्कूल में वो महिला नौकरी करती थी जो इस मामले में शिकायत करता है, उसमें इस तहसील के जो तहसीलदार हैं उनका नाम कैसे आया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मामला क्या है। मामला है कि 2018 में जो शिकायतकर्ता महिला है, इस महिला को असिस्टेंट लाइब्रेरियन के पद पर नौकरी मिली थी प्रताप स्कूल सेक्टर 6 ब्रांच में। हालांकि इस महिला ने हिंदी टीचर के लिए अप्लाई किया था लेकिन वहां पर हिंदी टीचर की जॉब अवेलेबल नहीं थी। असिस्टेंट लाइब्रेरियन इस महिला को 2018 में रख लिया गया। उसके बाद आरोप लगाया गया कि इस महिला द्वारा प्रमोशन और सैलरी बढ़ाने के मामले को लेकर एक्सटॉर्शन की जा रही है। स्कूल के संचालकों ने यह आरोप लगाया। 3 शिकायतें दी। पहली शिकायत दी 23 मई 2020 को। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि नाम इस पर ना दिखाएं, सिर्फ थोड़ा सा नज़दीक से एक बार दिखा दें कि ये शिकायत है 23 मई 2020 की। इसमें जो अजय भाटिया हैं, प्रेसिडेंट हैं प्रताप पब्लिक स्कूल के, उनके द्वारा शिकायत दी गई कि ये जो महिला है हम पर सैलरी बढ़ाने का, प्रमोशन करने का दबाव बना रही है और इस महिला के ऊपर कार्रवाई की जाए, लेकिन कार्रवाई इस पर कुछ नहीं हुई। दूसरी शिकायत थी 5 जून 2020 की। 5 जून 2020 को भी जो अजय भाटिया हैं, प्रताप स्कूल के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने फ़ोन पर ब्लैकमेलिंग करने बारे एक शिकायत दी और इसमें बाकायदा उन्होंने क्या लिखा ये सुन लीजिए एक बार। उपरोक्त संबंध में, यानी ये एसपी करनाल को शिकायत दी गई है, उपरोक्त संबंध में सविनय निवेदन है कि आपको पहले भी उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रार्थना की गई थी। आगे महिला का नाम है, उनके पति का नाम है, आगे एड्रेस लिखा हुआ है, कुरुक्षेत्र का ये एड्रेस है, जो कि मेरे विद्यालय में पुस्तकालय में कर्मचारी के पद पर कार्यरत है। द्वारा मुझे कई दिनों से वेतन बढ़ाने के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा है। मैं आपको इसके सबूत अभी दिखाने वाला हूं। दोस्तों, इस मामले को आराम से, समझदारी से देखिएगा, सुनिएगा। सवाल उठाने से पहले पूरे मामले को समझ लीजिए कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। मुझे कई दिनों से वेतन बढ़ाने के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा है। इस महिला के झूठे मन गढ़ंत आरोपों से मेरे व मेरे विद्यालय की ख्याति को संरक्षित करने के लिए मैंने इसकी कुशलता एवं योग्यता को नज़रअंदाज करते हुए अनावश्यक रूप से इसके वेतन को 15,100 रुपये से, जी हाँ 15,100 रुपये में इसे 2018 में रखा गया था, ये इसका मासिक वेतन था, जिसे बढ़ाकर 37,990 रुपये कर दिया था। परंतु अभी भी ये महिला मुझे फ़ोन के माध्यम से, इसमें 5-6 मोबाइल नंबर दिए गए हैं। पहले मोबाइल नंबर के आखिरी 5 डिजिट है 27,833, दूसरे डिजिट है 20,347, तीसरा नंबर है लास्ट में 41,829, चौथा नंबर है 41,829। ये 2 नंबर अलग अलग हैं लेकिन आखिर के नंबर सेम है। उससे अगला नंबर है 98,016 और उससे अगला नंबर है 02346।
नंबरों से अधिक वेतन बढ़ाने के लिए ब्लैकमेल कर रही है, जबकि पहले ही मैंने इसकी कुशलता एवं योग्यता को नज़रअंदाज करते हुए पिछले वेतन में दुगने से भी ज़्यादा वेतन इसको दे दिया है। उसके बावजूद ये महिला मुझे तंग कर रही है और बाकायदा देखिए क्या लिखा है यहाँ पर कि इस महिला के फ़ोन नंबरों को टैप किया जाए ताकि प्रशासन को सच्चाई पता लग सके। ये शिकायत है 5 जून 2020 की, जो कि प्रताप स्कूल के जो ऑनर हैं अजय भाटिया, उनकी तरफ से दी गई है। अभी तक इस महिला की कोई शिकायत सामने नहीं आई थी, ये बताना आपको ज़रूरी है। इसके बाद फिर से 9 जून 2020 को एक और जो शिकायत है वो दी जाती है घर में घुसकर अतिक्रमण करने बारे। इस महिला द्वारा एक बार फिर से ये यानी कि कोशिश की गई, ये कहा गया कि इस महिला ने हमारे घर के अंदर तमाशा किया, इवन इसने आत्महत्या करने के लिए सल्फास जैसा कुछ खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसके बाद हमने पुलिस को शिकायत की और पुलिस इस महिला को इसके घर छोड़कर आई। अब समझिए कि 23 मई 2020 की शिकायत, 5 जून 2020 की शिकायत, 9 जून 2020 की शिकायत, ये 3 अलग अलग शिकायतें हैं और तीनों शिकायतें ही इस महिला के खिलाफ हैं, जो कि स्कूल के ऑनर द्वारा दी जाती हैं। अभी तक इसमें कहीं पर भी तहसीलदार का नाम नहीं आया। अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये सबसे बड़ा यानी कि इस मामले को पलटने वाला सबूत हो सकता है। ये एक बार देखिए, मैंने ऊपर से महिला का नंबर और नाम मिटा दिया है क्योंकि महिला की जो आइडेंटिटी है वो नहीं दिखाई जा सकती। मैसेज पढ़ लीजिए, मंडे 25 मई रात को 10:21, जहां पर ये महिला ये आरोप लगा रही है एफआईआर के मुताबिक कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा था, मुझे अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा था, मुझे अपने घर पे बुलाया जा रहा था, मुझे होटलों में बुलाया जा रहा था। ऐसे में ये महिला रात को 10:21 पर एक मैसेज करती है। ये दावा है कि ये मैसेज अजय भाटिया को किया गया है इस महिला के फ़ोन नंबर द्वारा। नंबर हालांकि ऊपर है लेकिन हम दिखा नहीं सकते। मैसेज सुन लीजिए कि मुझे मॉर्निंग में सवेरे 8 बजे तक पूनम नावेट मैम, यानी कि जो स्कूल की प्रिंसिपल डायरेक्टर हैं, जिनको तीसरा आरोपी बनाया गया है, कि पूनम नावेट मैम का मैसेज आना चाहिए कि आपको सेक्टर 6 में लगना है, कंफर्म फुल टीजीटी ग्रेड में आपको स्कूल आना पड़ेगा, तभी मैं स्कूल आ सकती हूँ, नहीं तो मेरी माँ मुझे डीसी ऑफिस लेकर चली जाएगी। ध्यान से सुनिएगा कि मेरी माँ मुझे डीसी ऑफिस लेकर चली जाएगी, इस नंबर पर फ़ोन आना चाहिए। नंबर इज़ माई हस्बैंड, आगे नंबर लिखा है, और नहीं तो सर फिर मैं मजबूर हूँ। एक बार ध्यान से पढ़िए, मैं अगले जो 5 डिजिट है वो मिटा रहा हूँ, एक बार पढ़ लीजिए। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा नज़दीक से दिखा दे। ये मैसेज इस महिला ने स्कूल के जो मालिक हैं अजय भाटिया, रात को 10:21 पर ये मैसेज किया है 25 मई को, यानी सोमवार था उस दिन ये पहला मैसेज था। अगला मैसेज भी सुनिए, ये मैसेज है 26 मई का। सर मुझे अगस्त से लगाते हैं फुल ग्रेड ऑफ पीआरटी में, बट इस समय मुझे सैलरी बढ़ी हुई चाहिए, कम से कम 25 तो दें। जब 1 अगस्त से फुल ग्रेड देंगे तब से लग जाएगी, फिर मुझे घर जाना है, जल्दी बता दो मुझे। मेरी माँ, ये देखिए मेरी माँ मेरा वेट कर रही है, सेक्टर 7 में है। यानी इस महिला द्वारा जो स्कूल के संचालक हैं उनको इस तरह के मैसेजेस किए गए। क्या जिस महिला के साथ रेप होता है, जिस महिला के साथ गैंग रेप होता है, क्या वो महिला इस तरह के मैसेज करती है? अगर करती है तो इस मैसेज में ये क्यों नहीं लिखा गया कि आपने मेरे साथ गलत काम किया था, आपने मेरे साथ रेप किया था, अगर आपने मेरी सुनवाई ना की तो मैं आपके खिलाफ शिकायत दे दूंगी? ऐसा कोई भी मैसेज अभी तक हमारे पास नहीं पहुंचा है। 1 जून का मैसेज, ये भी सुनने वाली चीज़ है, देखने वाली चीज़ है। मैसेज है, गुड इवनिंग सर जी, सर जी कल से लाइब्रेरी ओपन हो रही है, जो गाड़ी छाबड़ा जी को लेने आती है क्या मैं उसमें आना जाना कर सकती हूँ? यानी महत्वाकांक्षा देखिए कि जो गाड़ी स्कूल के सुपरिटेंडेंट को लेने के लिए आती है क्या मैं उसमें आना जाना कर सकती हूँ? ध्यान से सुनिएगा दोबारा। गुड इवनिंग सर जी कल से लाइब्रेरी ओपन हो रही है, जो गाड़ी छाबड़ा जी को लेने आती है क्या मैं उसमें आना जाना कर सकती हूँ? ये देखिए 1 जून का ये मैसेज है, यानी अब से लगभग 1 महीने पहले का ये मैसेज है। अब सवाल उठता है कि अगर महिला के साथ गैंग रेप किया गया था तो क्यों इसमें तहसीलदार का नाम नहीं है? क्यों इसमें इस बात का जिक्र नहीं है कि सर आपने मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश की या आपने मेरे साथ गलत काम किया, क्या अब मुझे स्कूल में नौकरी करनी चाहिए? ऐसा कोई मैसेजेस नहीं है। मैसेजेस ये हैं, मेरी तनख्वाह बढ़ाइए, मेरी तनख्वाह बढ़नी चाहिए, मुझे नौकरी पर रखना पड़ेगा, और इस तरह से मुझे गाड़ी आने जाने के लिए चाहिए, यानी महत्वाकांक्षा देखिए महिला की। उसके अलावा 2 जून को एक और मैसेज आता है, ये देख लीजिए। गुड मॉर्निंग सर जी मेरा सैलरी चेक बनवा दो 5000 इंक्रीज करवा कर। समझ रहे हैं बात को?
5,000 इंक्रीज करवाकर मुझे मेरी सैलरी का चेक दिलवा दो। मैम कह रहे हैं कि आप सर से बात कर लो, पर आप मुझसे मिलोगे नहीं, इसलिए मैसेज कर रही हूँ। यहाँ पर लिख रही है कि आप मुझसे मिलोगे नहीं, एक बार दिखा दीजिए। गुड मॉर्निंग सर जी मेरा सैलरी का चेक बनवा दो, 5,000 इंक्रीज करवाकर मैम कह रहे हैं कि आप सर से बात कर लो, पर आप मुझसे मिलोगे नहीं, इसलिए मैसेज कर रही हूँ। यहाँ पर क्यों नहीं इस महिला ने ये बात लिखी कि जब आपका दिल करता था तब तो आप मिल लेते थे, लेकिन अब मैं मिलना चाहती हूँ तो आप मिलते नहीं। अब सवाल और इस मामले को समझिए कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। उसके बाद मैं आपको बता दूँ, उसके बाद इस महिला का एक माफ़ीनामा हमारे पास मौजूद है। ये माफ़ीनामा है 8 जून 2020 का, 8 जून 2020 का। इस महिला का ऊपर नाम लिखा है, इसके पति का नाम लिखा है, आगे लिखा है कि मैं इस आपके स्कूल की लाइब्रेरी में बतौर पुस्तकालय अध्यक्षा का काम करती हूं। आज दिनांक 8/6/2020 को मैंने मैनेजमेंट से मिलना चाहती थी। बार बार मैंने ज़िद की, जो कि मेरी ज़िद गलत थी। मैं इस दौरान मरने की धमकी भी दी है। इस महिला ने अपने हाथों से पत्र लिखा है, इसके हस्ताक्षर भी हैं इसके ऊपर, जो कि गलत था। अगर भविष्य में कभी धमकी दूं या कभी मर जाऊं तो मैं इसमें मैनेजमेंट या स्कूल का कोई रोल नहीं होगा, इसके लिए मैं खुद जिम्मेवार होंगी। मैं बिना किसी दबाव के अपने पति के सामने, यानी पति मौजूद है वहां पर, मौके पर मौजूद हैं पति, मैं अपने पति के सामने लिख कर दे रही हूं कि प्रबंधन कमेटी से क्षमा याचना करती हूं, मुझे इसमें प्रिंसिपल या प्रबंधन कमेटी से कोई शिकायत नहीं है। ये मामला पढ़ लीजिए। उसके बाद एक और माफ़ीनामा इनके पति द्वारा दिया जाता है। वो लिखते हैं कि मैं इस लेटर में विवश होकर लिख रहा हूं कि आप मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इस मामले में अपना आप इस मामले में अपना बड़प्पन दिखाते हुए इस मामले को सुलझा दें। थाने में हमारा जाने का कोई इरादा नहीं था। हम इस बाबत पहले प्रतीक सर से भी बात कर चुके हैं। सर आप एक अच्छे और श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। ये जो अजय भाटिया हैं उनके लिए लिखा जा रहा है, उनके पति के द्वारा। ये भी माफ़ीनामा है, इस पर भी यानी कि पूरे का पूरा लेटर लिखा हुआ है, हस्ताक्षर है इसके ऊपर भी कि सर आप एक अच्छे और श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, उदार और विशाल हृदय के स्वामी हो। सर मैडम ने अपने प्रति गलत सुनने के बाद प्रतिक्रिया स्वरूप जो गलत कहा उसके लिए मैं और मैडम आपसे, प्रदीप सर से, दीपिका मैडम से हाथ जोड़कर पैर पकड़कर माफ़ी मांगते हैं। सर मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप मैडम को क्षमा कर दो, यानी मेरी पत्नी को क्षमा कर दो। सर प्लीज़ क्षमा 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 3 बार लिखा। सर आप हमारे भगवान हो और भगवान अपने बच्चों को क्षमा कर ही देता है। यानी कि इस पत्र में जो महिला है उसके पति एक बात कह रहे हैं कि आप हमारे भगवान हैं और हम आपके बच्चे हैं। अगर इस महिला के साथ गैंग रेप जैसा कुछ हुआ होता तो क्या ये बात ऐसी लिखते? शायद नहीं। ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके बाद मामले में ट्विस्ट आता है कि 8/6 को ये पूरे का पूरा जो प्रकरण है ये चल रहा था और 9/6 को ये महिला एक शिकायत दे देती है थाना सिविल लाइंस में। थाना सिविल लाइंस में इस महिला की शिकायत बहुत बड़ी है, बहुत लंबी चौड़ी शिकायत है, एक बार देख लीजिए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात, 2 बड़ी बातें हैं। पहला कि इस महिला ने कहीं पर ये नहीं लिखा कि मेरा शारीरिक शोषण हुआ है या मेरे साथ रेप हुआ है। इस महिला ने ये लिखा कि मेरा मानसिक शोषण किया जा रहा है, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है, ऐसा लिखा गया है इस पत्र के अंदर। अब सवाल उठता है कि 9/6 को तो मानसिक शोषण हो रहा था और 5 जुलाई तक ये शारीरिक शोषण में कैसे बदल गया, जबकि आरोप तो ये है कि 2018 से महिला का गैंग रेप किया जा रहा है। 2018 से महिला को अपने घर बुलाकर जो अजय भाटिया और जो तहसीलदार हैं उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने गलत काम किया। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर किस वजह से ये शिकायत 9/6 को दी गई और 9/6 की शिकायत में तहसीलदार और प्रिंसिपल का नाम क्यों नहीं है? 9/6 की शिकायत तक क्यों महिला को इस बारे में नहीं पता था कि मेरे साथ रेप हो चुका है? और जुलाई की शिकायत में कैसे महिला को पता लगा कि मेरे खिलाफ मामला दर्ज, यानी कि मैं उनके खिलाफ 3 लोगों के खिलाफ आरोप लगाकर मामला दर्ज करवा सकती हूँ? इस मामले में बड़ा यानी कि बदलाव तब हुआ जब 5 जुलाई 2020 को एक FIR दर्ज की जाती है इस महिला के नाम एक्सटॉर्शन की, धारा 323, 452, 385, 34 IPC में थाना सिविल लाइन में मुकदमा नंबर 238 ऑलरेडी दर्ज है। 5 जुलाई को इस महिला के खिलाफ SHO सिविल लाइन ने मामला दर्ज किया है और
5 जुलाई को इनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है और 6 जुलाई को आप देख सकते हैं, 6 जुलाई को इस महिला ने जो शिकायत दी थी उस शिकायत के अकॉर्डिंग, ये शिकायत किसी महिला की बनाई हुई नहीं है, ये शिकायत एक वकील की तैयार की हुई शिकायत है। ये शिकायत एक वकील ने तैयार करवाई। जो शिकायत पहले 2 पन्नों की थी, ये शिकायत बन जाती है फिर 8 से 12 पन्नों की। जी हाँ, 12 पन्नों की ये शिकायत बन जाती है और 12 पन्नों की शिकायत में फिर नाम आता है इस तहसील के तहसीलदार राजबख्श अरोड़ा का, प्रताप स्कूल के जो मालिक हैं अजय भाटिया का और स्कूल की जो प्रिंसिपल है उनका। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि 1 महीने के बाद, पूरे 1 महीने के बाद कैसे ये शिकायत बदल गई, कैसे 2 पन्नों की शिकायत 12 पन्नों की हो गई, कैसे एक व्यक्ति ने जिसने मानसिक शोषण किया था उसकी जगह 3 लोगों ने शारीरिक शोषण कर दिया। ये इस मामले के 3 सबसे बड़े पेंच हैं। मैं इस मामले में ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि इस महिला को न्याय ना मिले। अगर महिला के साथ गलत हुआ है तो इन लोगों को सज़ा होनी चाहिए, इन लोगों को जेल होनी चाहिए, तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन जो मामला फ़िलहाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो गैंग रेप का मामला ना होकर, एक्सटॉर्शन का मामला ना होकर एक विवाद दिखाई दे रहा है। और विवाद ऐसा जिसमें तनख्वाह बढ़ाने की बात की जा रही है, जिसमें लिखा जा रहा है कि आप हमारी सैलरी 15,000 से इतनी करवा दीजिए, मुझे 5,000 रुपये बढ़ाकर दिलवा दीजिए, एक गाड़ी मुझे यहाँ पर भेज दे। अब ये सब जो सारे सवाल हैं ये इस मामले में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर किस वजह से 1 महीने के अंदर जो एक रेप था वो गैंग रेप में बदल गया। 2018 में महिला का आरोप है कि 2018 में मेरे साथ ज्वेल्स होटल और उनके घर पर, जो अजय भाटिया उनके घर पर रेप किया गया। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्योंकि 2018 में कोई लॉकडाउन नहीं था, नौकर घर पर होते हैं, परिवार घर पर होता है, स्कूल का स्टाफ घर पर होता है। क्योंकि अगर महिला ने ये लिखा है कि मैं स्कूल में काम कर रही थी, मुझे अजय भाटिया ने अपने घर पर बुलाया, इज़ इट पॉसिबल? हालांकि मैं आपको बता दूं कि प्रताप स्कूल के जो ऑनर है उनके ऊपर पहले भी जो अलग अलग लोग हैं उनके ऊपर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। लेकिन इस मामले में मुझे कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है। मैं हालांकि इस मामले की पूरी जांच कर रहा हूं, इसमें और भी खुलासे अभी होने बाकी हैं। मैं कुछ रिकॉर्डिंग्स भी आपके सामने लेकर आऊंगा, कुछ और भी मामले ऐसे लेकर आऊंगा जिससे इस मामले में पता लगेगा कि किसी इंसान की इज्जत को उछालना बहुत आसान काम है। अगर ये मामला गलत है और अगर ये मामला सही है तो जाहिर तौर पर इन लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, जाहिर तौर पर इन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन इस मामले में सबसे बड़ा, यानी मैं आपको बता दूं कि 1 साल पुराने मामले की CDR और मोबाइल लोकेशन निकालना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ये वकील बताते हैं, वकीलों का ये आरोप है, माफ़ कीजिएगा, वकीलों का ये दावा है कि 1 साल पुरानी जो डिटेल्स है, मोबाइल लोकेशन है, उसे निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। अब मैं आपको बता दूं कि तहसीलदार जो राजबख्श हैं उनका नाम इस मामले में एंटर कैसे होता है। उस मामले में एंट्री ऐसी होती है कि एक वकील हैं जो इस महिला के वकील हैं, उनकी बहुत ज़्यादा बड़ी भूमिका है। वो वकील भी मैं आपको बता दूं कि इस तरह के मामलों के लिए जाने जाते हैं। उन वकील के एक रिश्तेदार हैं जिनका, जो पानीपत के थे, असेसमेंट के आधार पर उन्होंने सरकारी ज़मीन की एक रजिस्ट्री करवाई थी जो कि महात्मा गांधी चौक पर बनी हुई है। इस मामले की जो जांच है वो तहसीलदार राजबख्श अरोड़ा ने की थी, जिन्होंने उस वकील के रिश्तेदार की जो रजिस्ट्री करवाई गई थी उसकी कैंसलेशन के लिए लिख दिया था। जो यानी कि सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि ये इस मामले की असली जड़ है। इस वजह से उस महिला को आगे कर ये FIR दर्ज करवाई गई है और FIR दर्ज कर ली गई है। 39 नंबर FIR है, महिला थाना करनाल में वो FIR दर्ज की गई है। फिलहाल SIT बना दी गई है, कोई अधिकारी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। मामला बहुत हाई प्रोफाइल है, 20 लाख लोगों की इसके ऊपर नज़र है। और ऐसे में सवाल ये ज़रूर उठता है कि आखिर जो 376 के जो मामले हैं, यानी कि रेप और गैंग रेप के जो मामले हैं दोस्तों, ये बड़ा गंभीर मामला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अगर कोई महिला शिकायत देती है तो पहले शिकायत दर्ज होगी, फिर जांच होगी। अरेस्ट करना है या नहीं करना है ये पुलिस के हाथ में है कि वो करना चाहती है या नहीं। ऐसे में सवाल उठता है कि इसका शिकार आज ये लोग हुए हैं, कल को कहीं और कोई ना हो जाए। क्योंकि सवाल ये उठ रहे थे कि आखिर मामले की सच्चाई क्या है। सच्चाई हम नहीं कह रहे कि ये है, लेकिन ये वो है जो खबर को प्रमाणित करती है, जो बताती है कि जो खबर दिखाई जाती है खबर वो नहीं होती, जो खबर छुपाई जाती है खबर वो होती है। ये खबर आपने देख ली है।
खबर आपने समझ ली है, खबर आपने सुन ली है, सबूत आपने देख लिए हैं, ये मेरे पास है और जल्द ही इस मामले में और बड़े खुलासे होने की संभावना है। और अगर वो सबूत भी हमारे पास आ जाते हैं तो मैं आपको इस बात का दावा और वादा ज़रूर करता हूं कि जिसके साथ भी गलत हुआ होगा, IBN 24 की टीम उसी के साथ खड़ी है, चाहे वो महिला हो। अगर वो महिला सामने आए मैं उनसे भी कुछ क्रॉस क्वेश्चन ज़रूर करूंगा, उनको दुपट्टा यानी उनकी आइडेंटिटी हम नहीं दिखाएंगे, लेकिन उनसे मैं कुछ क्रॉस क्वेश्चन ज़रूर करना चाहूँगा। और अगर ये लोग सामने आते हैं तो क्रॉस क्वेश्चन मैं इनसे भी करना चाहता हूँ। फिलहाल जो अजय भाटिया हैं वो भी कैमरे पर कुछ बोलने से बच रहे हैं, जो संजय भाटिया हैं वो भी कुछ बोलने से बच रहे हैं, जो उनके भाई हैं जो तहसीलदार राजबख्श अरोड़ा हैं वो भी, उन्होंने इस बात का दावा ज़रूर किया है कि मैं किसी भी तरह की जाँच के लिए तैयार हूँ, मेरा इस मामले से कोई लेना देना ही नहीं है कि अगर मैं किसी के घर जाता हूं तो इसका मतलब ये है कि अब ये भी गुनाह हो गया क्या, अब लोगों के घर जाने पर रेप के मामले दर्ज होंगे, ऐसा उनका दावा है, ऐसा उनका कहना है। हालांकि पुलिस जो अधीक्षक है उन्होंने एक SIT बनाई है, ऐसा सूत्रों से पता लगा है। और अगर उस SIT में ये बात सामने आती है कि मामला सच्चा है तो जाहिर तौर पर इन लोगों को सज़ा ज़रूर होगी, इन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन अगर ये मामला झूठा पाया जाता है, ऐसे में इसका जिम्मेवार कौन होगा, क्योंकि दोनों ही व्यक्तियों के अधीन सैकड़ों कर्मचारी काम करते हैं, दोनों ही लोगों के अधीन यानी कि रेपुटेटेड लोग हैं ये करनाल के। इस तरह के रेप के पहले भी काफ़ी मामले दर्ज होते हैं, कुछ मामले हम कवर करते हैं, कुछ मामले कवर नहीं हो पाते क्योंकि उनके बारे में पता नहीं लग पाता। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि अगर ये मामला सच्चा पाया जाता है तो महिला को न्याय ज़रूर मिलेगा, लेकिन अगर ये मामला झूठा पाया जाता है तो जो एक किस्म से मान सम्मान ये बाज़ार में खो चुके हैं उसकी वापसी कहाँ पर होगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल ज़रूर है। हालांकि हम इस मामले की और जड़ तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यानी कि बार बार यही उठ रहे हैं कि आखिर मामले की सच्चाई क्या है। लोग हमें बार बार फ़ोन कर रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे, व्हाट्सएप मैसेंजर, लोगों के कमेंट्स मैं देख रहा था। लेकिन मैं कल से ये सारे दस्तावेज ढूंढने की कोशिश कर रहा था जो कि मुझे आज मिल गए हैं। इस मामले को समझिए कि इस महिला में इतनी बड़ा जो खुलासा है वो उस महिला के ऊपर नहीं है, जितना जो ये खुलासा है उस वकील के ऊपर है जिसने ये पूरी ड्राफ्टिंग की है। क्योंकि महिला की जो पहली शिकायत थी, मैं आपको बता दूं कि पहली शिकायत में महिला ने सिर्फ एक दावा किया था कि मेरा मानसिक शोषण हो रहा है क्योंकि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। 9/6 की ये कंप्लेंट थी। लेकिन जो अब मामला दर्ज किया गया उसमें शारीरिक शोषण की बात आई है। जो पहला मामला था उसमें तहसीलदार का, प्रिंसिपल का कहीं नाम नहीं था, लेकिन अब के मामले में प्रिंसिपल और तहसीलदार का नाम आ गया। यानी कि मामले को सनसनीखेज, ट्विस्ट भरा, मसाले वाला बनाने की कोशिश की गई है कि कुछ ऐसा बनाकर पेश कर दो कि मीडिया की जो सुर्खियां हैं वो इतना दबाव बना दे कि महिला को महिला की नौकरी भी वापस मिल जाए। और उसके बाद क्या कुछ होता है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मामले कई दर्ज होते हैं, आगे जाकर उनमें किस तरह की सेटलमेंट्स होती हैं ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। कितना न्याय के लिए लोग लड़ाई लड़ते हैं ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जिनके साथ असल में ये सब कुछ होता है उसकी एक ही शिकायत होती है, पहली शिकायत होती है। लेकिन यहाँ पर दोनों ही लोगों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा शिकायतें हैं। लेकिन इस मामले में सबसे बड़े दो खुलासे हैं कि प्रताप स्कूल के जो मालिक हैं उनके ऊपर पहले भी इस तरह के आरोप ज़रूर लगे हैं लेकिन साबित कभी नहीं हुए, जाँच शायद पूरी नहीं हो पाई या जाँच सही से नहीं हो पाई या शिकायतें वो भी झूठी थी। मैं इस मामले में नहीं कहना चाहता, लेकिन सवाल यहाँ पर ये एक सरकारी अधिकारी जो कि एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी है, तहसीलदार भी है, लोगों से मिलना जुलना रोज़ाना रहता है, उनके ऊपर इस तरह के आरोप इस मामले को काफ़ी ज़्यादा गंभीर बना देते हैं। लेकिन फ़िलहाल की जो जांच IBN 24 ने अपने लेवल पर की है उससे कहीं ना कहीं ये ज़रूर पता लग पाया कि आखिर ये मामला पूरा है क्या, इस मामले में क्यों इस मामले को ट्विस्ट देकर तैयार किया गया है, क्यों 2 पेजों की शिकायत को 12 पेजों की शिकायत बना दिया गया, कैसे उस महिला को 1 महीने बाद ये याद आया कि मेरे साथ 2018 में ज्वेल्स होटल और उनके घर पर रेप किया गया। इस तरह की उल्टी सीधी काफ़ी चीज़ें लिखी हैं। मैं उसमें ज़्यादा पचड़े में पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि किसी के मान सम्मान को इस तरीके से उछाला जाए। आप सभी लोगों से ये अपील है कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें ताकि मामले की सच्चाई लोगों को पता लग सके कि कैसे एक महिला की शिकायत पर करनाल के 3 हाई प्रोफाइल लोगों पर मामला दर्ज हो चुका है। गैंग रेप की धाराएं जोड़ते हुए गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। आरोपी फिलहाल ये कह रहे हैं कि हम किसी भी जांच के लिए तैयार हैं, हमें किससे डरने की ज़रूरत नहीं है, ना तो हम ब्लैकमेल होंगे ना हम ब्लैकमेल करेंगे। जो सच होगा वो जल्द सबके सामने आएगा। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।